आज की बात, स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग बौद्ध सम्राट कनिष्क, इनका जो कार्यकाल रहा है और इनका जो कला प्रेम है, जो इतिहास से हमें ज्ञात होता है, इसी को हम इस समय समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कनिष्क का जो कार्यकाल था वो कैसा था और कनिष्क ने बौद्ध साहित्य, बौद्ध संस्कृति, इन सब के निर्माण में उनका योगदान कैसे आता है। हमने पिछले कड़ी में देखा कि बौद्ध सम्राट कनिष्क का ही वो समय था जब पहली बार बुद्ध की मूर्ति बनी। तो देखिए, लिखा यह गया है कि भगवान बुद्ध के 4 शताब्दी पश्चात कनिष्क के काल में ही सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा बनवाई गई थी और महायान के प्रचार के साथ साथ जहां बुद्ध प्रतिमाओं की पूजा अर्चना बड़े ठाट बांट से होने लगी, वहीं सैकड़ों बोधिसत्वों की भी मूर्तियां निर्माण की गई। अब देखिए कि बुद्ध विहारों में और जहां जहां स्तूप बने, बड़े स्तूप, या फिर जहां बड़ी शिक्षा संस्थाएं रही, बुद्ध विहार बने, बुद्ध मंदिर बने, तो इन सब जगह में हम जो कलात्मकता देखते हैं, शिल्प कला से जुड़ी हुई, तो ये सारी चीज़ें उस वक्त कनिष्क के काल में ये विकसित होने लगी। और तब पहली बार मूर्ति तो आई, लेकिन इस मूर्ति के साथ सैकड़ों बोधिसत्वों की भी मूर्तियां निर्माण की गई। और इसलिए बुद्ध की मूर्ति के साथ कई बोधिसत्वों की जो मूर्तियां दिखती हैं वो इसी काल में आई है। इन बोधिसत्वों को ब्राह्मणों के देवी देवताओं का काम सौंपा गया और ये युग गांधार मूर्ति कला के नाम से प्रसिद्ध है। अपने महलों, चैत्यों, विहारों तथा मूर्तियों के निर्माण कार्य के लिए कनिष्क ने ग्रीक शिल्पकारों को चुना था। उस वक्त में जो मूर्ति कला, जो गांधार शिल्प कला के नाम से प्रसिद्ध है, गांधार मूर्ति कला के नाम से प्रसिद्ध है, यह कनिष्क काल की ही मूर्ति कला है। और इसके लिए कनिष्क ने ग्रीक के जो कलाकार थे, जो शिल्पकार थे, जो मूर्तिकार थे, इन्हें चुना था। और पेशावर के समीप एक कलात्मक पेटी प्राप्त हुई है जिसमें भगवान बुद्ध की शरीर धातु स्थापित की गई थी। एक ऐसी कलात्मक पेटी जो पेशावर के पास से प्राप्त हुई है, इसमें तथागत के ही जो शरीर धातु जो है वो उनके महापरिनिर्वाण के बाद वो स्थापित किए गए। तो कनिष्क के पूर्व बुद्ध मूर्ति बनाने की परंपरा नहीं थी। हम इस बात को समझ लें कि कनिष्क से पहले बुद्ध मूर्ति बनाने की परंपरा नहीं थी। केवल बुद्ध के विविध प्रतीकों से ही उन्हें प्रदर्शित किया जाता था। इसके प्रमाण सांची आदि के शिल्प हैं, क्योंकि सांची के शिल्पों को अगर हम देखें तो वहां बुद्ध मूर्ति नहीं मिलती है, वो प्रतीकों के रूप में मिलती है। जैसे कि बोधि वृक्ष के नीचे का व्रजरान या कंथक, अश्व पर कसी हुई काठी। विद्वानों का तर्क है कि सर्वप्रथम भगवान की मूर्ति यानी कि तथागत बुद्ध की मूर्ति ग्रीक देवता अपोलो के आधार पर बनाई गई थी। कुछ इतिहासकारों का ही मानना है कि जो ग्रीक देवता है अपोलो, उसके आधार पर यह मूर्ति पहले बनाई गई और ग्रीक देवता के उपकरण पर जो बुद्ध प्रतिमा बनवाई गई वह कनिष्क के राज दरबार में स्थापित की गई थी। यह पहली मूर्ति जो कनिष्क के राज दरबार में स्थापित की गई और इसी के आधार पर फिर बाद में चीन और जापान में भी बुद्ध प्रतिमाओं का निर्माण किया गया। उन्होंने जातकी और कई कथाएं पत्थरों पर उत्कीर्ण करवाई जो आज भी लाहौर म्यूजियम तथा दूसरे म्यूजियमों में रखी हुई है। और इसी इंदो ग्रीक कला परंपरा को गांधार कला का नाम दिया गया है। ये जो एशिया के इस तरफ में, मतलब जहाँ पर कनिष्क का ये राज्य था, तो वहाँ जो कला विकसित हुई जिसमें ग्रीक के कलाकार और भारतीय कलाकार, ये सारे कलाकारों ने मिलकर इस कला को विकसित किया और इसी का नाम गांधार कला के रूप में विकसित हुआ। यद्यपि कनिष्क विदेशी वंश परंपरा के थे, इसमें तो कोई दो मत नहीं, लेकिन फिर भी वे भारत के महत्तम शासकों में से
एक हुए हैं उनके सिक्कों से व उनकी मूर्ति से जो दुर्भाग्यवश खंडित है और मथुरा से प्राप्त हुई, ये मालूम होता है कि वे देखने में सुंदर थे। मथुरा में कनिष्क की एक मूर्ति मिली है, वैसे अभी वो खंडित है, पूर्ण रूप से तो नहीं मिली, लेकिन उस मूर्ति को देखकर यह कहा जा सकता है कि कनिष्क दिखने में बड़े सुंदर थे। मध्य एशियनों में आदर्श रूप, उनका कद लंबा और शरीर पुष्ट था। उनकी दाढ़ी लंबी और नाक मोटी थी। वे मृदु कोमल चमड़े का जूता पहनते थे। गद्दे के सदृश बना हुआ लंबा कोट पहना करते थे। मतलब वो जो मूर्ति मिली है मथुरा में, तो मथुरा में जो मूर्ति मिली है उस मूर्ति को देखकर हम समझ सकते हैं कि कैसे बौद्ध सम्राट कनिष्क दिखाई देते थे। एक सुंदर उनका वो एक लंबा कोट, इस प्रकार का कोट आज भी तुर्किस्तान में देखा जा सकता है। वे अपनी कुर्सी पर यूरोपीय ढंग की चादर का इस्तेमाल करते थे। उनकी जो कुर्सी थी उस पर वे यूरोपीय ढंग की चादर का इस्तेमाल किया करते थे और उनकी मातृभाषा ईरानी भाषा की कोई बोली रही होगी या फिर तोखरी, जिसे कि वे ग्रीक लिपि में लिखा करते थे। अब इस बात का कोई खास प्रमाण नहीं मिलता कि, लेकिन ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उनकी भाषा जो है वो ईरानी भाषा रही होगी या फिर वो तोखारी, जिसे कि ग्रीक लिपि में लिखा करते थे। अब जिस प्रकार अशोक ने अपने नाम के साथ प्रियदर्शी देवानाम प्रिय अथवा फिर धम्माशोक लगाया और मिलिंद ने धम्मराज लगाया, उसी प्रकार कनिष्क ने भी, जैसे सम्राट अशोक ने अपने नाम के साथ जोड़ा प्रियदर्शी देवानाम प्रिय या फिर धम्माशोक, जैसे राजा मिलिंद ने धम्मराज लिखा अपने लिए, तो वैसे ही कनिष्क ने लिखा शावो वानुशाओ। ये जो पद है इसका तात्पर्य है राजाओं का राजा। शाओ वानुशाओ ये होता है राजाओं का राजा, और इस तरह वे देवपुत्र भी कहलाए। बौद्ध साहित्य के और संस्कृति के इतिहास में यह मिलता है कि कनिष्क को इस तरह से राजाओं का राजा माना जाता था और ये उनका विशेषण रहा। तो यहां रुकते हैं आज की बात में। कल मिलेंगे आपसे जब इसी बात में हम आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।